बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम इन्फेक्शियस डिजीज़ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टाइफाइड फीवर को डिस्कस करेंगे, जिसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। बेसिकली इसको एंटेरिक फीवर क्यों कहते हैं, हम ये इस वीडियो की लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास जो टाइफाइड फीवर होता है वो एक पैथोजन यानी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको सैल्मोनेला टाइफाई या एंटेरिका सीरोटाइप टाइफाई की वजह से होता है, जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें कि कौन कौन से तरीके से जो है ना ये फैलता है यानी इसकी स्प्रेड होती है, तो पहले नंबर पर आ जाता है वो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन यानी पर्सन टू पर्सन कंटेक्ट। यानी जब आप एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जिसको टाइफाइड हो तो उसकी वजह से वो बीमारी जो है ना आपको भी मुंतकिल हो सकती है। दूसरे नंबर पर आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी आप कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर पीते हैं यानी आलूदा पानी या खुराक खाते हैं, जिस वजह से आपको ये टाइफाइड फीवर हो सकता है। फिर हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में। इंक्यूबेशन पीरियड उस पीरियड में कहते हैं यानी जरासीम के जिस्म में दाखिल होने से लेकर जो इंसान के जिस्म में पहले जो सिम्टम्स यानी जो निशानी एज़ा इन्फेक्शन पैदा होती है, उस पीरियड को जो है ना इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अगर हम इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो वो तकरीबन 5 to 30 डेज़ और कॉमनली जो है ना 7 to 14 डेज़ होती है। अगर टाइफाइड फीवर का बरवक्त इलाज ना किया जाए तो क्या होता है कि ये डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ स्टेजेस में जो है ना आगे बढ़ता है। तो हमारे पास जो एक स्टेज की टाइम ऑफ ड्यूरेशन होती है वो तकरीबन 1 हफ़्ता होती है, और इसके साथ साथ जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो भी बदलते रहते हैं और ज़्यादा वाज़ेह होते जाते हैं। तो आज हम जो है ना सिर्फ दो ही स्टेजेस को कवर करेंगे। स्टेज 1 पे बात करते हैं, यानी पहले हफ्ते के दौरान आपको कौन कौन सी अलामत ज़ाहिर हो सकती है या आपके अंदर हो सकती है। तो उसमें क्या होता है, आपको फीवर होता है स्टेप लर्निंग पैटर्न। इसमें क्या होता है कि आपको शुरू में लो फीवर होता है, यानी आपका बुखार जो है ना कम होता है, और बाद में क्या होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जाता है, यानी इस तरह से जो है ना वो बुखार जो है ना ज़्यादा होता जाता है। और साथ साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। यानी ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या है कि आपका जो हार्ट रेट जो है ना वो कम हो जाता है। होना तो यही चाहिए था कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़े तो हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़े, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कम हो जाता है। और साथ में आपको एक किस्म का हेडेक भी होता है, यानी सर में दर्द भी होता है। जो 2 पे बात करते हैं, यानी दूसरे हफ्ते के अंदर कौन से अलामत हो सकती है, तो उसमें सबसे पहले आपको परसिस्टेंट फीवर होगा, यानी मुसलसल आपको बुखार रहेगा, और लो चीज़ यानी आपको जो सर्दी महसूस होती है वो आपको नहीं लगेगी। और साथ में क्या होता है, यानी अनरिस्पॉन्सिव टू एंटीबायोटिक्स। जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है जो बुखार कम करती है, वो इसी तरह का काम नहीं करेगी। और साथ साथ में जो है ना आपकी चेस्ट पर और एब्डोमेन यानी आपके सीने और पेट पर जो है ना एक किस्म के रेड स्पॉट्स यानी धब्बे आ जाएंगे। और साथ साथ में जो है ना आपको नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन होगा और हेडेक होगा। हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, यानी तशख़ीस की कि डॉक्टर मरीज़ के कौन से टेस्ट करवा सकता है जिसकी वजह से उसको पता चल सके कि इस पेशेंट को इन्फेक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड कल्चर। इसमें क्या होता है कि मरीज़ का ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसकी लेबॉरेटरी टेस्टिंग होती है और इसके अंदर ये देखा जाता है कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं। और अमूमन ये टेस्ट जो है ना पहले हफ्ते के दौरान पॉजिटिव भी आता है, और स्पेशली उन लोगों में जिन लोगों ने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया होता। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो टेस्ट आता है उसको CBC कहते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड। इसमें क्या होता है, अगर आपको एनीमिया होता है यानी आपकी जो हीमोग्लोबिन की कौन होती है कम होती है, या कम होते हैं, और साथ साथ में आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है, यानी आपकी जो प्लेटलेट स्पॉट्स होते हैं वो भी कम होते हैं। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो है ल्यूकोपेनिया और ल्यूकोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या है कि या तो आपके वाइट ब्लड सेल्स कम होंगे या ज़्यादा हो गए होंगे। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि टाइफाइड फीवर का इलाज किस तरह किया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंटीबायोटिक होती है उसमें आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो 750 mg में आती है, उसको आप जो है ना रोज़ाना 2 दफ़ा ले सकते हैं। इसकी जगह आप जो है ना लीवोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पिक्सिन जैसे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे पास पैरासीटामोल हो जाता है जो आपकी बुखार को कम करते हैं। उसमें आप पेनाडोल, फेब्रोल और काल्पोल जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो है ना आप 3 टाइम्स अ डे ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है वो है मल्टी विटामिन्स,
या तो टाइफाइड फीवर में क्या होता है, या तो आपको भूख नहीं लगती या कमजोरी महसूस होती है, तो उसकी वजह से ये आपको दिया जाता है। चौथे नंबर पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनको गैस्ट्रिक अल्सर होता है या दोनों पेप्टिक अल्सर होते हैं, उसकी वजह से फिर उनको क्या दिया जाता है, PPI या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो दिया जाता है। तो हमारे पास जो PPI इनहिबिटर है उसमें एसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल और लैंसोप्राजोल और डेक्सामेथासोन जैसी मेडिसिन आती है। और सबसे लास्ट में जो है ना, अगर उस पेशेंट को कोई वोमिटिंग नोज़िया हो रही है तो आप ओमेप्राजोल इस मेडिसिन दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको एंटायरिक फीवर क्यों कहते हैं। तो इसे एंटायरिक फीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे पास कंटामिनेटेड फूड या वाटर जो हम लेते हैं, तो उसकी वजह से सबसे पहले जो हमारे पास हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं, आंतें जो होती है वो मुतासर होती है, तो इसलिए जो है ना इसको एंटायरिक फीवर कहते हैं। उसके बाद जो है ना ये बैक्टीरिया जो है हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें कि इससे किस तरह बचा जा सकता है, तो सबसे पहले आपने जो है ना साफ़ सुथरा पानी पीना है, जो फिल्टर हुआ हो या उबला हो, और जब आप दूध पिए तो उसको भी उबाल कर पिए। और तीसरे नंबर पर जो है ना आप खाने से पहले अपने हाथ धोएं और ये दूध का जो माहौल है उसको साफ सुथरा रखें। शुक्रिया।